यह आयोजन बहुत दिन से था। आगे के दिनों में इसी क्रम में जो कुछ शताब्दी समारोह होने हैं वह भी हम लोग करेंगे। जैसे कि अध्यक्ष जी की बड़ी इच्छा है कि रामदास मिश्र पर उनकी शताब्दी है, उसी के रचनाकार है और हमारे बीएचयू के ही छात्र है, पूरा छात्र है। तो उसके साथ साथ बाबू श्याम सुंदर दास की 150वीं जयंती जुलाई से शुरू हो जाएगी। नामवर सिंह की 100वीं जयंती शुरू हो जाएगी। इच्छा तो बड़ी है कि ये सब जो शताब्दी या सलाहकार पुरुष है उन पर हम लोग बातचीत करें, उनकी चर्चा करें, उन पर विस्तार से बातचीत करें। तो उस क्रम में बहुत अच्छी शुरुआत हुई है आचार्य भोला शंकर व्यास को लेकर के। भोला शंकर व्यास की जो शास्त्रीय चिंतन अनुचिंतन का सवाल है, जो बातचीत है, शास्त्रीय चिंतन की जो सबसे बड़ी विलक्षणता है वो ये है ज्ञानोत्सुक होना और बहस धर्मी होना। पूरे की पूरे शास्त्रीय परंपरा में ये दो विशेषताएं अनिवार्य नहीं है, बहस धार्मिकता और ज्ञानोत्सुकता। भोला शंकर व्यास में यह दोनों तत्व मौजूद है। उनका जितना विपुल लेखन रहा है उस पर बहुत सारे अभी कुछ वक्त हमारे विचार आगे कुछ वक्तव्य आएंगे कि, लेकिन मुझे ये बात लगता है कि व्यास जी ने भारतीय शास्त्रीय चिंतन से जो सबसे बड़ी अपने लिए ऊर्जा अर्जित की वो ये कि नया आचार्य अपने पुराने आचार्यों से कैसे संवाद करता है और उस संवाद करने की प्रक्रिया में कैसे ज्ञानार्जन करता है और नई पीढ़ी या अपनी समकालीन पीढ़ी के बीच ज्ञान की उत्सुकता जगाता, ज्ञान के प्रति एक आकर्षण पैदा करता है। यही वजह है कि संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश बहुत सारी भाषाओं को जानते हुए भी उन्होंने संस्कृत में विद्यमान जो ज्ञान, संस्कृत में जो ज्ञान विद्यमान था उसको हिंदी में प्रस्तुत किया। संस्कृत में जो कुछ विद्यमान था उसको उन्होंने हिंदी में प्रस्तुत किया, अधिकतम को प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश की। और इस प्रस्तुति में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी संभावनाएं व्यास जी छोड़ गए यही उनकी आगे चलकर की सीमा है। इस बात को आज शताब्दी वर्ष में भी हमें सोचना होगा, इस पर बातचीत करनी होगी। क्यों? क्योंकि परंपरा से संवाद बनाना एक बात है और परंपरा का उपयोग करना दूसरी बात है। व्यास जी ने परंपरा का उपयोग तो बहुत किया, लेकिन परंपरा यानी शास्त्र से जैसा संवाद बनाना चाहिए था, कहीं न कहीं वह एक उसमें कुछ कमियां रह गई। क्यों रह गई इस पर बहुत विस्तार से जाने का सही, मैं कुछ सूत्रों में बात रखूंगा। लेकिन व्यास जी भाषा विज्ञान, संस्कृत के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन तक की जानकारी उनके पास थी, यानी भाषाई अध्ययन, व्याकरणिक बोध और साहित्यिक चिंतन और संस्कृत कवि दर्शन में, जैसा कि प्रभात बता रहे थे, संस्कृत कवि दर्शन में तो पूरा की पूरा संस्कृत के 1 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में संस्कृत साहित्य के उत्थान और पतन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। और उसमें अश्वघोष से लेकर के कालिदास से होते हुए जयदेव जैसे कवियों का, करीब 20 कवियों का उन्होंने मूल्यांकन किया है। इस पर निशांत ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बुनियादी चीज मुझे व्यास जी में दिखाई देती है वो ये रहा कि जिसको कहते हैं कि भाई बहुत विद्वान हो गए, जैसे आजकल आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य को लेकर के जो विडंबना क्या है भारतीय साहित्य शास्त्र को लेकर के, जिन्हें कुछ नहीं आता वो सर्वाधिक आत्मविश्वास से यह बोलते हैं या यह कहते हैं कि साहित्य शास्त्र में कुछ नहीं है। जिन्हें कुछ नहीं आता वो यही बोलते हैं उसमें कुछ नहीं। उनके लिए भामा ने काव्यालंकार में एक बात लिखी है जिसको कि व्यास जी बार बार कहते हैं
कि यद्यपि बहुनाधीशो तथापि पठपुत्र व्याकरण। भाई बहुत जानते हो तुम, समकालीन साहित्य से बहुत जुड़े, तनी भाषा तनी व्याकरण भी पढ़ लो तब शायद तुमको, क्यों? क्योंकि स्वजनो मां भूत सकलम सकलम सत्कृत। अब इसमें आप देखिए कि स और स यानी छोटा सा बड़ा सा, और दोनों के बीच कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और अर्थ का अनर्थ करते हुए भी कुछ विद्वान आज भी ये कहते हैं कि नहीं, जो कह रहे हैं, जो अनर्थ भी कर रहे हैं वही अर्थवान है। भोलाशंकर व्यास को पढ़ते हुए यह बात बहुत बारीकी समझ में आती है। खास करके हम इस विभाग के शिक्षक जो छात्र हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि हमारी परंपरा में, हमारी विरासत में एक समृद्ध संपन्न आचार्य मौजूद था, जिससे कम से कम हम अपने व्याकरणिक बोध को, अपने भाषाई बोध को थोड़ा दुरुस्त तो कर सकते हैं, थोड़ा पिछड़ा भी पढ़ सकते हैं, केवल समकालीन ही पढ़ने की कोशिश न करें। और ऐसा नहीं है कि भोलाशंकर व्यास इस बात से परिचित नहीं थे। भोलाशंकर व्यास इस बात को बार बार कहते हैं, याद रखिए कि जब भोलाशंकर व्यास लिख रहे हैं 1950 का दशक है, और 1950 के दशक में समकालीन साहित्य में नई कविता, नई कहानी का दौर है। और उस नई कविता, नई कहानी के दौर में बहुत सारी समाजशास्त्रीय आलोचना के समाजशास्त्रीय प्रतिमान विकसित हो रहे थे। भोलाशंकर व्यास ने कहा कि साहित्य की साहित्यिकता के लिए समाज शास्त्रीय मानवतावादी चिंतन के साथ साथ साहित्यिक चिंतन भी जरूरी है, अन्यथा केवल साहित्य केवल और केवल नारों में सिमट के रह जाएगा, उसका मूल्यांकन आलोचना का। इसलिए आप देखिए कि जिस समय में भोलाशंकर व्यास लिख रहे हैं वह समकालीन साहित्य के अंतर्गत नई कविता, नई कहानी का दौर था, प्रयोगवाद का दौर था। ऐसे समय में जब प्रगतिवाद से हिंदी कविता निकल करके प्रयोगवाद होते हुए समकालीन साहित्य की तरफ बढ़ रही थी, और जहां समाजशास्त्रीय आकर्षण साहित्य में बहुत अधिक हो रहा था, वहां पर भोलाशंकर व्यास ने साहित्य की केंद्रीयता लाने के लिए उन्होंने शास्त्रीय चिंतन से समकालीन साहित्य के आलोचकों, रचनाकारों को परिचय कराया। कितना परिचय करा पाए वो बात की बात है। और आप इस बात को मत न भूलिए कि सबसे ज्यादा उन्होंने जो बहस की है वो काव्य को लेकर, कविता को लेकर के ही की। और उन्होंने आप देखिए, उन्होंने कहा कि जो काव्य है वह कला के अंतर्गत मान्य नहीं हो सकता, और यह कला के अंतर्गत काव्य को मान्य करते हुए उन्होंने हीगल से बहस किया। हीगल ने कहा था कि जो काव्य कला है वो कविता कला के अंतर्गत आती है, और उसमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, इसकी ग्रेडिंग किया हीगल ने, और कहा कि कविता कला के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कलाओं में श्रेष्ठ है। भोलाशंकर व्यास ने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि कविता कला नहीं है, कविता जो है दर्शन के समकक्ष है और शास्त्र के समकक्ष है, और कविता बहुत ही उर्वर विधा है। याद रखिए, इसी विभाग के पहले अध्यक्ष श्याम सुंदर दास, जिनकी की 150वीं जयंती हम लोग कोशिश करेंगे कि जुलाई में उनकी शुरुआत उसको आयोजन हो, साहित्यालोचन में इसी बात को स्थापित करते हैं कलाओं में, और इसको एक तरह का काव्य को कला के अंतर्गत मानते हुए उसकी हीगल की परंपरा में व्याख्या करते हैं। व्यास जी न केवल हीगल से टकरा रहे थे, बल्कि अपने ही पूर्व अध्यक्ष और एक बड़े रचनाकार बाबू श्याम सुंदर दास से भी उनकी स्थापनाओं का प्रतिवाद कर रहे थे। तो ये जो उनकी जो बहस वैधता का जो शास्त्रीय आधार है, उसके अंतर्गत जब हम इस चीज को देखते हैं तो उसमें बार बार कहते हैं कि जो काव्य है वह प्रमुखतः रस है, वह केवल और केवल आनंद का विषय नहीं है, वह रस है। और रस के साथ आप उन्होंने कहा कि यहाँ पर रसास्वादन ही नहीं होता, बल्कि ज्ञान का आधार भी निर्मित होता है। तो काव्य को व्यास जी ने ज्ञान से भी जोड़ा और संवाद से भी जोड़ा, कि काव्य
ज्ञानात्मक भी होता है और संवाद धर्मी होता है। इसलिए और यह जो शास्त्रीय परंपरा थी, मत भूलिए भामा को, न स शब्दो न तदवाच्यम न स न्यायो न सा कला जायते यन्त्र काव्यांत बहो भारो महान कवे। अभी जरा प्रभात कह रहे थे उस समय कवि और विद्वान में अंतर था ही नहीं। जो कवि होता था बुनियादी तौर पर विद्वान होता था। क्यों? क्योंकि कवि से अपेक्षा होती थी कि सारे शास्त्रों का वो ज्ञाता होगा और सारे कलाओं का ज्ञान करने के पश्चात तो कविता में तल्लीन होगा। इसीलिए कविता ज्ञानोत्सुक भी होती थी, कविता ज्ञान प्रवण भी होती थी और संवादी भी होती थी। इसी तरह देखेंगे कि एक और ये श्लोक याद है कि विनयेन विना काश्री का निशा ससिना विना रहिता सत कवित्तेन कीदृशी वाग विदग्धता। अब कीदृशी वाग विदग्धता कहता है कि सत कवित्व, अगर आपके पास काव्यत्व का बोध ही नहीं है तो सारा रिटारिक, सारा संवाद, सारा ज्ञान बेकार है। ये बात मैं केवल इस तरह कहना चाहता हूं कि व्यास जी इन सब प्रक्रियाओं से गुजरे थे, तब जो है अपने शास्त्रीय चिंतन अनुचिंतन की प्रक्रिया को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे थे। वो केवल शून्य में संस्कृत साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर रहे थे। इसी और यही बताने के लिए वे संस्कृत साहित्य को हिंदी में लगातार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे और काव्य की इसी रसमयता, इसी संवाद धर्मिता, इसी ज्ञानात्मक पक्ष को सिग्नात करने के उन्होंने काव्य के शब्द और अर्थ का शानदार विवेचन किया। और फिर शब्दार्थ में वो व्यंजना के व्यवहार की बातें करते हैं और व्यंजना तक की यात्रा करते हैं, जिसके लिए उनका जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है ध्वज सिद्धांत और उसके संप्रदाय, जो उनका शोध प्रबंध भी है, तो जिसकी चर्चा मैं संक्षेप में थोड़ी देर बाद करूंगा। लेकिन आप इन चीजों को देखिए कि जब हम लोग व्यास जी की ये चर्चा करते हैं कि व्यास जी ने इस बात और बड़ी बात की कि आलोचना के दायित्व को भी वह व्याख्यायित करते हैं। एक आलोचक का दायित्व क्या है? आलोचक का दायित्व क्या शब्दों की केवल व्याख्या कर देना है, उनका भाष्य कर देना है? वे कहते हैं आलोचक का बुनियादी दायित्व सहृदय में आत्मोन्नति का विकास करना है, सहृदय के आत्म की उन्नति में सहयोग करना है। यानी आलोचक पाठ और सहृदय के बीच में एक अनिवार्य कड़ी हुआ करता है और आलोचक का यही बुनियादी दायित्व है कि वह टेक्स्ट के प्रति, पाठ के प्रति जिज्ञासा पैदा करे और उसमें कुछ नवाचार उत्पन्न करे, जिसमें कि सहृदय के भीतर का जो आत्म है, उसके भीतर की जो वो जागृत होकर के उस पाठ से जो इतिहास हो सकता है, संस्कृति हो सकती है और टेक्स्ट हो सकता है, कंटेक्स्ट हो सकता है, उससे वह जुड़ जाए। इसी नाते वे कहते हैं कि इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है अध्ययन। व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अध्ययन से बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। इसको हमारे छात्र ध्यान रखें और इसको बहुत मजबूती से याद रखेगा कि अध्ययन से बड़ा कोई तप नहीं। इसी विभाग का एक पूर्व शिक्षक निष्णात आचार्य कहा गया है, जिसको आज हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस वजह से देखिए कि जो साहित्य की आलोचना को वे दर्शन के समकक्ष मानते हुए आत्मदर्शन से जोड़ करके भी वो देखने की कोशिश करते हैं। और इसी नाते देखिए कि वे सारग्राही और ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि नए ज्ञान के आलोक में साहित्य शास्त्र को, शास्त्रोक्त विचारों को प्रस्तुत करने के वे पक्षधर भी थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बलराज पांडे जी ने उसका संकेत किया था, काशीनाथ सिंह पुस्तक जो है पढ़ा गया। लेकिन सब जिस पर अगली चर्चा होगी उनका समुद्र संगम उपन्यास है। अगले सत्र में उस पर विस्तार चर्चा, उस चर्चा का मैं संकेत करूंगा। आप देखिए कि पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यों के विद्वान, उसके व्याख्याता आचार्य, और एक माना जाता है कि काव्य शास्त्र की परंपरा में जो अंतिम शिखर मौजूद हुआ वो था जगन्नाथ। उसके बाद मौलिक चिंतन साहित्य शास्त्र में हुआ। पंडित जगन्नाथ दारासिको के समकालीन, उसके गुरु सब कुछ था। और उसी समय में देखिए अप्पय दीक्षित थे,
जो पंडित जगन्नाथ के ठीक पहले थे। अप्पय दीक्षित से पंडित जगन्नाथ की बिल्कुल पटरी नहीं होती थी। अप्पय दीक्षित उनको बहुत बुरा भला करते थे, बहुत गंदी गंदी बातें करते थे, भला ये भला दोनों बड़ा से। लेकिन इन सब के बावजूद पंडित जगन्नाथ के पास जब वो जाते हैं, वो लौंगी के जो प्रेम का प्रसंग आता है हिंदू मुसलमान का, व्यास जी के बारे में सोचते हुए देखा कि आखिरकार संस्कृत की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ता हुआ आचार्य, उसकी व्याख्या करता हुआ आचार्य, वह कौन सी बात रही कि वह एक तरह का हिंदू मुस्लिम में जो समावेशी संस्कृत थी उस तक पहुंच गया। अब देखिए, ये जो सामासिकता, भाषाई बहुलता, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो समुद्र संगम जो उनका उपन्यास आया, उसमें आप देखिए कि वो केवल व्यास जी पंडित जगन्नाथ के समय में जो सामाजिक सोच थी, केवल उस सामाजिक सोच में ही बदलाव नहीं उत्पन्न कर रहे थे इसके माध्यम से, वे साहित्यिक सोच में भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात न केवल सामाजिक सोच में बदलाव ला रहे थे, बल्कि साहित्यिक सोच में भी बदलाव लाने की बार बार कोशिश कर रहे थे। और यहाँ देखिए कि इस रूप में आप देखिए उनकी कि जो सीमाओं को तोड़ने का कार्य उस समय में दारा सिकोह ने किया। मज़्म-उल बहरैन उसकी फारसी कृति है, जिसका हिंदी में समुद्र संगम कहा गया। उसी नाम पर इन्होंने उपन्यास लिखा। तो अब देखिए, दारा सिकोह ने भी अपने समय की सीमाओं से तोड़ करके आगे जाने की कोशिश की। पंडित जगन्नाथ भी अपने समय की सीमाओं को तोड़ के आगे जाने की कोशिश किए। और उसी प्रक्रिया में आचार्य भोलाशंकर व्यास भी साहित्य शास्त्र की सीमाओं को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1953 में आ जाते हैं और 83 में रिटायर हो जाते हैं, तो लगभग जो 30 वर्ष उनका इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यकाल का दौर रहा, उसमें लगातार वो भारतीय शास्त्रीय परंपरा का मंथन करते हुए उसमें वे सीमाओं को, यानी बड़ी जो बद्ध सीमाएं थी, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, इस पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है, बहुत विस्तार से मैं इस पर बात कर सकता हूँ। समय नहीं अगला सत्र होना, लेकिन मैं संक्षेप में 5-10 मिनट में बात करना चाहता हूँ उनकी 3 प्रवृत्तियां, जिसे मैं उनकी शास्त्र त्रयी मानता हूँ। एक तो उनकी, जैसे मैंने कहा कि उनके चिंतन का जो आधार था, एक तो शास्त्रीय आधार था, जिसे आप काव्यशास्त्री कह सकते हैं। एक सृजनात्मक आधार था, जिसमें उन्होंने समुद्र संगम नाम की कृति लिखी। और एक दार्शनिक आधार था। तो चिंतन का आधार, एक शास्त्रीय आधार और सृजना का आधार और दर्शन का आधार। दर्शन के आधार पर मीमांसा, सांख्यिका जैसी वो व्याख्या करते हैं, उसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उनकी जो शास्त्र त्रयी मानता हूँ, जहां से भोलाशंकर व्यास अपनी पहचान निर्मित करते हैं, वो 3 कृतियां हैं। और तीनों जो है 55, 56, 57 में आई है। हिंदी कुवलयानंद, उसके बाद ध्वनि सिद्धांत उसके संप्रदाय, और उसके बाद जो है उसका हिंदी 10 रूपक। पहला जो उनका ग्रंथ है वो हिंदी 10 रूपक है, जिसको उन्होंने जो है धनंजय के नाटकों का जो विवेचन था उसका हिंदी के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। अब हिंदी 10 रूपक और हिंदी कुवलयानंद और ध्वनि सिद्धांत, यह उनके पांडित्य की, उनके शास्त्रीय पांडित्य की बृहद त्रयी है, जिनके अवगाहन के बगैर हम उनकी व्याख्या पंडित भोलाशंकर व्यास को नहीं समझ सकते। अब आप जरा देखिए, जब हिंदी 10 रूपक, मैं सोच रहा था कि आखिरकार सबसे पहले वो हिंदी 10 रूपक में नाटकों का मंथन क्यों करते, क्यों नाटकों की चिंता उनको 10 रूपक के माध्यम से। रूपक यहाँ मतलब छात्रों के नाटक के 10 जो स्वरूप होते हैं, तो उनको रूपक कहा जाता है। तो उसमें नाटक है, प्रहसन है, तमाम जो 10 उसके सेट्स होते हैं। तो हिंदी 10 रूपक का उन्होंने कहा कि हिंदी 10 रूपक की मैं व्याख्या क्यों कर रहा हूँ। आपने उस आचार्य के न केवल व्याख्या भाष्य को देखिए, उसके पीछे के तर्क भी देखिए। मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारत के नाट्य शास्त्र को अगर किसी शास्त्र ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है, तो हिंदी 10 रूपक में ये धनंजय ने किया है।
दूसरी बात ये क्यों कहते हैं कि इस 10 रूपक क्रिया का असर आगे जब नाट्य शास्त्र का चिंतन समाप्त हो चुका था, नाटक तो बहुत लिखे हैं लेकिन उनका सैद्धांतिक विवेचन कम होने लगा, तो आगे के रचनाकारों पर इस 10 रूपक का बहुत प्रबल प्रभाव था। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, धनंजय के भाई धनिक थे। जो कारिका है, कारिका कहते हैं वह धनंजय ने लिखी है और उस पर जो वार्ता लिखा, उसकी जो व्याख्या किया वो धनिक ने किया। तो वहां पर आप देखिए वो कहते हैं कि मुझे धनिक और धनंजय के इस व्याख्या के माध्यम से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि संस्कृत के आचार्य सूत्रों के कैसे भाष्य करते हैं और उसको मैं हिंदी के रचनाकारों से उसको जोड़ना चाहूँ, को बताना चाहता हूँ। तो आप देखिए धनिक और धनंजय के 10 रूपक की कोई व्याख्या नहीं हो रही है, बल्कि वो यह भी बता रहे हैं कि एक आचार्य दूसरे आचार्य से किस तरह से बात करता है और संस्कृत की जो शास्त्रोक्त प्रणाली है उसको हम किस रूप में देखें। उन्होंने यह भी कहा कि जो अवलोक नाम से जो टीका लिखा है धनिक ने, उस पर एक विस्तार से उन्होंने चर्चा की और बाद में बताया कि भानुदत्त की जो रसमंजरी है अथवा रामचंद्र पूर्णचंद्र का जो नाट्य दर्पण है, इन सबने 10 रूपक से लिखा, कई ने तो नकल तक किया है। तो ये जो चीजें थी, आप देखिए कि ये हमारा जो आचार्य है वो हम लोगों को यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी विरासत कितनी समृद्ध है। तो ये चीजें मैं आप जो हमारे यहाँ छात्र बैठे बताना चाहता हूँ कि क्या उनकी अवधारणा क्या है, क्यों हिंदी में वो लगातार संस्कृत के इन महान रचनाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा कि वे अलंकारों का विवेचन करते हैं और अलंकारों के विवेचन में सबसे बड़ी बात यह है कि अलंकारों के महत्व की पहचान करते हुए भारतीय साहित्य शास्त्र और काव्य अलंकार यानी भारतीय साहित्य शास्त्र और काव्य अलंकार की भी हुए एक रचना करते हैं जिसमें अलंकारों के विशेष महत्व की बातें वो करने की कोशिश करते हैं। जो बात है, बहुत सारे अलंकार 133 अलंकारों की व्याख्या की गई है, तमाम उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा और उसके समाज शास्त्रीय और साहित्यिक आधारों का उन्होंने मूल्यांकन किया है। लेकिन केवल एक बात बता के मैं आगे बढ़ूंगा, इस पूरे प्रकरण को मैं छोड़ूंगा, लंबी बहस हो जाएगी। मुझे यह वाक्य जब मैं पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो कहते हैं अनुभवों की समृद्धि ही अलंकारों की वृद्धि का प्रमुख आधार है। अब आप देखिए कितना अनुभवों की समृद्धि। कहते हैं कि इतिहास की प्रक्रिया में, सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में जब रचनाकारों का जैसे जैसे अनुभव में समृद्धि होती गई वैसे वैसे अलंकारों में वृद्धि होती गई। लेकिन उन्होंने कहा कि अनुभवों की समृद्धि अलंकारों की वृद्धि का आधार भले हो, लेकिन अलंकारों को हम अनियंत्रित छूट नहीं दे सकते। अब अलंकारों की अनिवार्यता की बात तो करते हैं, लेकिन ये देखिए कि अलंकारों के अनियंत्रित छूट की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि शब्द शक्तियों के विवेचन में ध्वनि सिद्धांतों व व्यंजना के व्यापार का बहुत ही सटीक मूल्यांकन करते हैं और उसके रसात्मक आधार का मूल्यांकन भी करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए यह परंपरा भी उनको कहीं कहां से मिली? यह परंपरा भी काव्यादर्श के दंडी से मिली। उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जब कहा दंडी कहते हैं काव्य शोभा क्रांत अलंकार काव्य शोभा क्रांत धर्म अलंकारान अक्षते ते चाव्यापी विकल्प करते कस्तान कास्तेन वक्षय। कौन कितना कह सकता है? अब दंडी में जो 35 अलंकार था, अलंकार सर्वस्व और सवा अलंकार के ऊपर चला गया। इस पूरे मुद्दे को वह अपने अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत वह पूरा उसका विवेचन करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह करते हैं कि जैसे संस्कृत की मंत्र भाषा होती है, तो मंत्र भाषा की सामर्थ्य जो संस्कृत के शब्दों से जैसे निर्मित होती है, वो कहते हैं कि काव्य भाषा की मंत्रात्मक शक्ति अलंकारों से उत्पन्न होती है, अलंकारों से जुड़ी होती है। और इसके लिए कहते हैं कि यानी आप देखिए संस्कृत की जो मंत्रात्मकता है उसको अलंकारों से जोड़ करके उसकी उन्होंने अतिशयता और वक्रता, दो प्रमुख अलंकारों को उन्होंने बात की है खास करके।
इस रूप में जो है उन्होंने एक तरह का अप्पय दीक्षित के कुवलय आनंद की के कई अलंकारों का नए तरीके से विवेचन भी किया है, उनसे टकराया, उनका प्रतिवाद भी किया है, बहुत सारी चीजों को। और यह भी कि पंडित जगन्नाथ जिसके वे बहुत ऋणी हैं, उन्होंने इस पूरे आनंद के रचनाकार अप्पय दीक्षित को नकलची तक कहा है, महामूर्ख तक कहा है। ये कहते हैं कि मैं पंडित जगन्नाथ को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन पंडित जगन्नाथ को अप्पय दीक्षित उनके थोड़े ही पहले थे, 16वीं सदी का उत्तरार्ध था और 17वीं सदी के पूर्वार्ध में जगन्नाथ आते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये महामूर्ख कहना और नकलची कहना ये किसी विद्वान के लिए शोभा नहीं होता, क्योंकि उद्देश्य ही कुवलयानंद का दूसरा था, वो अलंकारों की का व्यवस्थित विवेचन था, उसमें कोई नयापन हो या न हो, लेकिन एक समाज के लिए उसकी प्रस्तुति करने की कोशिश वो करते हैं। आखिर में मैं ध्वनि सिद्धांत पर बहुत उनका पूरा ग्रंथ है, और मैं भोलाशंकर व्यास को सबसे पहले जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया तो उनकी जो पहली किताब 2005 में हम यहाँ आए थे, तो पहली किताब जो मैंने ली और अभी मेरे पास है पुस्तकालय की, वो है ध्वनि सिद्धांत। तभी मैं समझ गया था कि इनकी आँच बहुत आँच वाले व्यक्ति ने देखा। उसके बाद धीरे धीरे करके उनको समग्रता में पढ़ा, जितना मैं वो समझता तब मुझे लगा कि भोलाशंकर व्यास बहुत ही कहता है कि साहित्य के तपहभूत शिक्षक रहे, और उनका बहुत सारा श्रम इसमें जाया हुआ कि हम शिक्षक के दायित्व का कैसे निर्वहन करें। आचार्य तो उनका अपनी जगह था ही, लेकिन बतौर शिक्षक छात्रों को नई से नई संस्कृत साहित्य के सूत्रों को कैसे उन तक पहुंचाएं। मैं पहले कहा कि व्यास जी को थोड़ा सा अपने लिए भी चिंतन करना चाहिए था, क्योंकि केशव प्रसाद मिश्र उस परंपरा में थे जो उतने ही उन्नत और उतने ही महान शिक्षक थे, लेकिन आगे आने वाले समय में उनके सबसे पट्ट शिष्य नामों बार करते थे, काश केशव जी लिखे होते, काश जितने महान शिक्षक थे उतना ही लिखे होते, आज हमारे पास बहुत कुछ बचा होता। तो भोलाशंकर व्यास साहब की ये समस्या तो रही, लेकिन जो व्याख्या किया, अब जैसे देखिए ध्वनि सिद्धांत में उन्होंने व्यंजना की व्याख्या किया, व्यंजना की ताक्षण की बात की, लेकिन उन्होंने सांख्य दर्शन के आधार पर बार बार व्याख्या किया, सांख्य दर्शन और शैव दर्शन के आधार पर। और वो कहते हैं कि भाई कार्य अपने उपादान कांड में ही मौजूद होता है, जैसे घट मिट्टी में मौजूद होता है, तथा व्यंजना कोई बाद में आरोपित नहीं होती, वो अविद्या के भीतर से ही व्यंजित होती है। अब इसमें रस निष्पत्ति की व्याख्या में भट्ट अभिनव गुप्त फिर कैसे वह रस निष्पत्ति में अभिनव गुप्त से टकराते हैं और फिर वह भट्ट नायक के साथ खड़े होते हैं, ये सब बातें तो बात की चीजें हैं, इनमें नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार वह अभिधा, लक्षण, तात्पर्य और व्यंजना चार शब्द शक्तियों की बातें करते हैं, और शैवादन के माध्यम से ज्ञान, इच्छा, क्रिया और अंत में व्यंजना में आनंद तत्व को जोड़ देते हैं। ज्ञान, इच्छा, क्रिया और आनंद तत्व में वो जो हम उनकी जो व्यंजना व्यक्ति होती है वो सीधे जुड़ जाती है। तो आप देखिए कि अविधा के भीतर अंतर्निहित स्फोट, अंतर्निहित अर्थ के स्फोट से व्यंजना की जैसी सामर्थ्य परत व्याख्या की, वह भी इनके पांडित्य का हमको एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। आचार्य नाम के शुक्ल, मजेदार नाम के शुक्ल व्यंजना को वो अविधावादी आचार्य थे। व्यंजना पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन खुद को अविधावादी आचार्य कहते हैं। आचार्य व्यास एक जगह लिखते हैं कि बड़ा विचित्र है कि जो आचार्य शुक्ल व्यंजना को अंदर से बहुत महत्व देते हैं, केवल छायावाद को महत्व न दे सकूं, इसके लिए खुद को अविधावादी आचार्य घोषित कर देते हैं, ताकि अगर व्यंजनावादी कहेंगे तो छायावाद को व्याख्या करनी पड़ेगी, जहां मामला फंस जाएगा। शुक्ल छायावाद पसंद नहीं करते थे। तो व्यास जी ने इसको कहा कि आचार्य शुक्ल बहुत महान आचार्य है, सब कुछ था, लेकिन ये जरूर था कि उन्होंने अपने को अविधावादी करके थोड़ी चालाकी की है। शुक्ल जी की इस चालाकी की शिनाख्त भोलाशंकर व्यास बड़ी बारीकी से करते हैं, और यही आचार्य की परंपरा है, यही शास्त्रीय चिंतन और अनुचिंतन है, जो इस शब्द का विषय है कि
एक एक आचार्य किस तरह से अपनी बातें उस तरह से करता है। बाकी जैसे कि संस्कृत कवि दर्शन की चर्चा हो चुकी है। संस्कृत कवि दर्शन में मैंने पहले कहा कि उसका जिक्र नहीं करूंगा। एक से लेकर के 650 ईस्वी, 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी का विभाजन करते हैं। और सबसे उसकी जो सबसे मूल्यवान बात है वो ये है कि कालिदास के बारे में कहते हैं कि कालिदास और अश्वघोष के सारे कवि सामंती वर्णात्मक व्यवस्था के भीतर अपना पोषण पाते हैं। लेकिन जब बहुत बेचैन होते हैं राजस्व से कालिदास, तो वो विस्फोट जब कहा करते हैं, स्वच्छंदवादी विस्फोट जो करते हैं, तो वही बेहद होते हैं। जबकि अभिज्ञान शाकुंतला में, रघुवंश में वह पूरी की पूरी जो राजसी वैभव की व्यवस्था होती है, सामंती व्यवस्था, उसके बारे में काम करते हैं। लेकिन मेघदूत में पूरा पूरा विद्रोह कर देते हैं। और मेघदूत के रचनाकार को मैं इस रूप में पसंद करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। और फिर 12वीं शताब्दी के बाद उन्होंने किसी की व्याख्या उस तरह से नहीं की है। तो आखिर में मैं केवल बहुत सारी बातें उनको यहाँ पर बहुत सारी बातें आगे की कही जाएंगी। मैं व्यास जी को पांडित्य का अधिपति मानता हूँ, जो भाषा प्रयोग में बहुत निष्णात है। और जैसे कि आप कह सकते हो सर्वस्वतंत्र पंडित का मतलब ही होता है कि वह ज्ञान के तमाम अनुशासनों में आवाजाही करता है। तो ये ज्ञान के तमाम अनुशासनों में आवाजाही करते हुए आचार्य भोलाशंकर व्यास अपना विकास करते हैं। कहीं लेकिन ठहरते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि व्यास जी को थोड़ा ठहरना चाहिए था, थोड़ा रुकना चाहिए था। और समकालीन साहित्य के लिए संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का कैसा सदुपयोग हो सकता है, कैसा होना चाहिए, इस पर अगर और बातें कहे होते तो शायद हम नई पीढ़ी को कुछ और साहित्यिक बातें बता सकते थे। लेकिन यह उनकी मुझे पूरा उनका पढ़ते, उनका अध्ययन करते मुझे बार बार बात करते रही। भावुकता में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तमाम इन दोनों आचार्यों की परंपरा में चाहे जो कहें, लेकिन यह भावुकता में क्यों नहीं बात है। अगर कोई परंपरा मुझसे जुड़ती है तो केशव सर मुझसे ही जुड़ती। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य द्विवेदी दोनों संस्कृत निष्णात विद्वान थे, बहुत बड़े आचार्य। लेकिन आप देखिए संस्कृत के ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद नहीं किया, उसका भाष्य नहीं किया। हिंदी में तुलसी को कैसे समझा जाए, कैसे छायावाद को समझा जाए, कैसे कबीर को समझा जाए, इन साहित्य रसिकों ने हिंदी के अध्यापक होने के दायित्व का निर्वाह किया। और हिंदी के समृद्धि में संस्कृत साहित्य का कैसे संबंध स्थापित हो, उपयोग नहीं, कैसे संबंध स्थापित हो, इस पर जोर दें। इस नाते ये आचार्य के साथ साथ साहित्य रसिक भी रहे, सर्जनात्मक भी रहे, समकालीन भी रहे। लेकिन अगर ये केवल शिक्षक रहते तो शायद इनके बारे में हम यही कहते कि जितना आचार्य शुक्ल को लिखना चाहिए था उतना लिख नहीं पाए। ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इतनी बात तो है कि जब आपके मूल्यांकन का समय आएगा इतिहास के किसी मोड़ पर, तो यह तो देखा ही जाएगा कि सब कुछ के बावजूद, सारे भाष्य की प्रस्तुति के बावजूद, सारी व्याख्या की प्रस्तुति के बावजूद आपने अपनी भाषा की समृद्धि, अपनी भाषा के साहित्य की समृद्धि के लिए उन शास्त्रोक्त वचनों का कैसा सदुपयोग किया। आज के दिन आचार्य व्यास की स्मृति हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।